Hello friends, welcome back to my YouTube channel Theories of Physics. This is Dheeraj Maurya, a physics teacher, a physics learner. Today we will discuss about Michelson-Morley experiment. आज हम माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे और उनका ऑब्जेक्ट क्या था ये भी सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत न्यूटन्स लॉ जो है सभी इनर्शियल फ्रेम्स में इनवेरिएंट रहते हैं और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से संबंधित जो मैक्सवेल्स लॉ हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम में नॉन इनवेरिएंट रहते हैं, मतलब अपरिवर्तित नहीं रहते हैं। तो एक बार हम उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या था? तो हमारा मैक्सवेल्स लॉ जो पहले लॉ था, डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, एंड फोर्थ लॉ इज कर्ल ऑफ वी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैक्सवेल्स लॉ हो गए और इनको अगर थोड़ा सा आपस में अलजेब्रा थोड़ा सा कैलकुलस करें तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के सामने आता है। डेल टू ई इक्वल टू नेबुला स्क्वायर, सॉरी इसको नेबुला बोलते हैं, नेबुला स्क्वायर इंटू ई इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, और सेम टू सेम ऐसे ही इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वेव इक्वेशन है। और अगर ये जो c है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, तो अगर हम c को लिखने की कोशिश करें तो c इक्वल टू मैक्सवेल्स ने जो रिजल्ट निकाला था c इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है c इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड 8 मीटर पर सेकेंड निकाली है। तो आप ध्यान देखिए कि ये जो वेलोसिटी है ये लाइट की वेलोसिटी है, तो तभी से लाइट को ये माना जाने लगा कि लाइट का भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से एक रिश्ता है, और लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब आइए हम आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो हमारा मैक्सवेल्स लॉ है, एक बार हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो मैक्सवेल्स लॉ है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंट नहीं है, मतलब नॉन इनवेरिएंट है। तो यही हम एक बार प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो जैसा हमारा ये फ्रेम था, यस फ्रेम हमने नाम दिया था इसको, ठीक है, और एक मूविंग फ्रेम था हमारे पास जिसको हमने यस प्राइम फ्रेम कहा था। ठीक है, ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैक्सवेल्स लॉ मैक्सवेल्स लॉ इस फ्रेम में लिखें तो इनसे c की वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी? आप ध्यान दीजिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैक्सवेल्स लॉ इस फ्रेम में सही है तो c की वेलोसिटी इतनी निकल के आई है। और अगर मैक्सवेल्स लॉ हम जो है इस फ्रेम में लिखने की कोशिश करें तब c की वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी? दोनों सेम निकल के आ रहे हैं। और जरा ध्यान दीजिए कि हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या कहता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v। ये v क्या है? जिस वेलोसिटी से यस प्राइम फ्रेम हमारा डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और इस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हमने गैलीलियन पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाला था कि हमारा जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल की स्पीड यस फ्रेम में और यस प्राइम फ्रेम में इक्वल नहीं हो सकती। इसमें c माइनस वी या u माइनस वी ऐसा कुछ होना पड़ेगा। लेकिन अगर गैलीलियन मैक्सवेल्स लॉ को हम देखें तो मैक्सवेल्स लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इतनी आ रही है, इस फ्रेम में भी मैक्सवेल्स लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इतनी निकल के आ रही है। लेकिन हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि c की वेलोसिटी इतनी नहीं होनी चाहिए, यहाँ कुछ c माइनस वी करके होनी चाहिए, यहाँ c माइनस वी करके होनी चाहिए। लेकिन अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। हमारा न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि इस फ्रेम में c की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। लेकिन मैक्सवेल्स लॉ क्या कहता है? इतनी होनी चाहिए। अब किसकी बात हम माने?
अगर हम न्यूटन्स, अब तो दोनों में कुछ तो गड़बड़ है, दोनों में गड़बड़ी तो है। अगर हम अपने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात माने तो मैक्सवेल्स इक्वेशन गलत नजर आते हैं, क्योंकि अलग अलग होनी चाहिए वेलोसिटी। और अगर मैक्सवेल्स लॉ को हम अपना सही माने तो हमारा ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत हो गया तो न्यूटन्स लॉ पे भी खतरा मंडराता है, क्योंकि हमने न्यूटन्स लॉ को यूज करके ही तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बनाए थे। अब यहाँ पे बहुत ढेर सारा कंफ्यूजन जनरेट होता है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है, क्या मैक्सवेल्स लॉ सही है कि नहीं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सही है कि नहीं। तो अब ये देखना है हमको कि हमारे एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, क्योंकि साइंस उसी बात को मानता है जो एक्सपेरिमेंट कहता है। विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा के कोई भी चीजें साइंस में मानी नहीं जाती। तो माइकलसन मोर्ले ने इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसका नाम दिया गया बाद में माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो अब हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको यह बताएंगे कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था और इनके एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे जो हमारे पास कंफ्यूजन्स थे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से संबंधित जो मैक्सवेल्स लॉ हैं वो सही है कि नहीं, हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सही है कि नहीं, और हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी सही है कि नहीं, इन सारी कंफ्यूजन से हमें छुटकारा मिला माइकल मोर्ले एक्सपेरिमेंट के द्वारा। जब मैक्सवेल्स जी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट की, जब मैक्सवेल्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट की वो ये थी कि c इक्वल टू 1/√μ0 और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। और आप ध्यान दीजिए कि हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बताइए हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या है। हमारी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों सेम है। आप देख रहे हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है दोनों सेम है। तभी से ये माना जाने लगा कि जो हमारी लाइट है उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से है और वो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तभी से हम ये मानने लगे कि हमारी जो लाइट है वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और उस समय की अवधारणा के अनुसार, ध्यान रखिएगा कि हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, कि उस समय की अवधारणा के अनुसार हमको यह पता था कि जब कोई वेव है, कोई भी वेव हो, उसको चलने के लिए एक माध्यम का होना जरूरी है। बिना माध्यम के कोई भी वेव आगे नहीं बढ़ सकती किसी भी डायरेक्शन में। तो मतलब कहने का मतलब कि किसी भी वेव को चलने के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक है, एक मीडियम का होना बहुत जरूरी है। तो वो मीडियम कौन सा है, क्योंकि हमारी लाइट जो है जब सन से हमारे अर्थ पे आती है तो हमारे वायुमंडल, मान लीजिए हमारे आसपास वायुमंडल है, वो एक मीडियम हो गया, गैसों का वो एक मीडियम हो गया। लेकिन क्या हम अपने वायुमंडल से ऊपर चले जाएं तो क्या वहां मीडियम है? वहां तो कोई मीडियम नहीं है। तो उस समय एक काल्पनिक मीडियम माना गया, जिसका एक काल्पनिक नाम भी दिया गया कि ईथर फ्रेम। तो माना यह गया कि जो हमारा ईथर फ्रेम है वो हर जगह समान रूप से विद्यमान है, वो हर जगह विद्यमान है और उसका काल्पनिक नाम रखा गया कि ईथर फ्रेम। उसका एक काल्पनिक नाम दिया गया ईथर, और माना यह गया कि यही एक मीडियम है जो हर जगह विद्यमान है, जिसको हम आप ईथर मीडियम या ईथर फ्रेम कह सकते हैं। और माना यह गया कि यही एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, यही एक एब्सोल्यूट मीडियम है, यही एक एब्सोल्यूट फ्रेम है, यही एक रेस्ट फ्रेम है जिसमें हमारे मैक्सवेल्स लॉ सही है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इतनी है, जिसमें हमारी लाइट की वेलोसिटी इतनी है, जो कि एक इनर्शियल फ्रेम है। यही एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम है, बाकी कोई भी फ्रेम इनर्शियल नहीं है, बाकी कोई भी फ्रेम रेस्ट में नहीं है। तो यही एक काल्पनिक फ्रेम, ये एक काल्पनिक फ्रेम है जिसका एक काल्पनिक नाम है ईथर, और ये माना गया कि यही हर जगह समान रूप से विद्यमान है। ये फ्रेम अब जो कि काल्पनिक है, अब ये फ्रेम कहाँ है, कैसे है, हम इस तक कैसे पहुंचे, ये सारी बातें उठती हैं। तो इसी सारी बातों को सॉल्व करने के लिए माइकलसन मोर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, जिसको माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट मैं आपको बताऊं, जो माइकलसन मोर्ले का ऑब्जेक्ट था, माइकलसन मोर्ले जी का जो ऑब्जेक्ट था कि डिटरमाइन द वेलोसिटी
तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या था? डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एन अर्थ इन ईथर फ्रेम, कि ईथर के फ्रेम में, इस काल्पनिक फ्रेम में हमारी अर्थ की वेलोसिटी क्या है वो निकालना। क्योंकि अगर हम इस फ्रेम में जो कि समान रूप से हर जगह विद्यमान है, ऐसा माना जाता था उस समय कि तो ईथर फ्रेम में अगर हम अपनी अर्थ की वेलोसिटी निकाल लें, अपनी लैब की वेलोसिटी निकाल लें या अपनी खुद की वेलोसिटी निकाल लें, तो हम ये समझ पाएंगे कि वो ईथर फ्रेम हमारी अपेक्षा, हमारी अर्थ की अपेक्षा, हमारी लेबोरेटरी की अपेक्षा किस दिशा में किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर हम इस फ्रेम में अर्थ की वेलोसिटी निकाल पाए तो आप देखिए, जैसे ये जो हम बना रहे हैं एक ईथर मीडियम, जो कि एक एब्सोल्यूट मीडियम है, जिसमें जो एक रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट मीडियम है, जिसमें जो है मैक्सवेल्स लॉ सही होते हैं, जिनमें स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वगैरह वगैरह, यही सारी बातें उस समय मानी जा रही थी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा ईथर फ्रेम हो गया, ईथर मीडियम जो समान रूप से विद्यमान है, और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, चीजें बहुत आसान है। ये हमारा अर्थ है, जो कि माना यह जा रहा था कि हमारी अर्थ भी जो है ईथर के फ्रेम में v वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में चल रही है। v यहाँ एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और ये हमारा हो गया ईथर फ्रेम, जिसको हम यस फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का फ्रेम है, लेबोरेटरी का फ्रेम है, ये हमारा अर्थ का फ्रेम हो गया, अर्थ फ्रेम। ठीक है, इसको आप यस प्राइम फ्रेम भी कह सकते हैं। ठीक है, जो v वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि अब इसको हम अर्थ की वेलोसिटी ईथर के फ्रेम में कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम उस पर काम करते हैं। तो जो माइकलसन मोरले जी का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ऑपरेटर सेटअप था, वो कुछ ऐसे था। इस तरह से मैं आपको अपने बोर्ड पे बना के दिखाता हूं कि एक ईएम वेव है, ये आ रही है, और उन्होंने ऐसा ग्लास का प्लेट इंक्लाइन रखा। ठीक है, ग्लास का प्लेट ऐसे लगाया। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, ये इसका कुछ पार्ट इधर निकल के आया और कुछ पार्ट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, और उन्होंने क्या काम किया कि यहाँ एक तो मिरर लगा दिया। ठीक है, ताकि जो वेव आ रही है टकरा के वापस आए। ये M1 हम इसको मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं। ये हमारा ग्लास प्लेट है, और ये हमारी लाइट आ रही है, और ऐसे गई। और ठीक है, ये जो कि मिरर है, इससे ये लाइट टकरा के फिर वापस आना है इसको। ये गई, यहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, और इस तरह से आई। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ आएगी, कुछ हिस्सा जो वापस लौट के आ रही, कुछ हिस्सा आगे निकल जाएगा, कुछ हिस्सा टकरा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा टकरा के नीचे आएगा। अब आप ध्यान दीजिए, जो ये लाइट जा रही थी हमारी, ये यहाँ पे कुछ हिस्सा इसका इस डायरेक्शन में गया था, कुछ हिस्सा आपका इस डायरेक्शन में गया था, और उन्होंने यहाँ भी एक मिरर लगा के रखा था, M2। तो ये जो लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी यहाँ से टकराई और सीधे आई। फिर यहाँ भी देखिए, इसका भी कुछ हिस्सा जो है ये टकराए के इधर निकल जाएगा, और कुछ हिस्सा इस प्लेट में से सीधे पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये था कि जो ये लाइट आ रही है यहाँ, इसको उनको देखना था, तो उन्होंने एक यहाँ पे टेलीस्कोप लगा दिया। ठीक है, इस लाइट को जो है इनको ऑब्जर्वेशन करना था कि ये लाइट किस तरह से क्या कुछ बनाती है, किस तरह का पैटर्न बनाती है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है कि लाइट को जो है ईएम वेव को O से मिरर M1 तक जाने में कितना टाइम लगा है, और फिर वापस आने में कितना टाइम लगा है, और O से मिरर M2 तक जाने में कितना टाइम लगा है, और वापस आने में भी कितना टाइम लगा है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो ये आपके पास दो फ्रेम तैयार हैं। तो अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को लिखें, तो हमारा वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या था? ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v। ठीक है, और ये v क्या है? v क्या है? जिस वेलोसिटी से, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारा कोई यस प्राइम फ्रेम जो है, मूविंग फ्रेम जो है, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वही v है। आप ध्यान याद रखे रहिएगा कि जो वेलोसिटी ऑफ अर्थ है वही v है। तो हम आगे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी ईथर फ्रेम में कितनी? c, जो कि मैक्सवेल ने कैलकुलेट करके निकाला था। तो जो है c की वेलोसिटी, तो हमें अपने फ्रेम में, अर्थ के फ्रेम में कुछ वेलोसिटी चाहिए, तो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ux प्राइम इक्वल टू क्या हो गया हमारा? अर्थ की जो ईएम वेव आ रही है यहाँ, इसकी अर्थ के फ्रेम, ईथर के फ्रेम में क्या वेलोसिटी है? c माइनस v।
कुछ ऐसा निकल के आया, ठीक है। तो यू एक्स सी माइनस बी, ये हमारी जो लाइट आ रही है यस प्राइम फ्रेम में, अर्थ के फ्रेम में सी माइनस बी वेलोसिटी है। तो ठीक है, अब देखिए ओ से मिरर M1 तक जाने में कितना टाइम लगा। अगर हम उस टाइम को कैलकुलेट करें, T1A कह दें, ठीक है, T1A कैसी कंडीशन, तो ये डिस्टेंस अपान वेलोसिटी, तो डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस मान लीजिए ये L डिस्टेंस है, ठीक है, ये, और इसको भी आप L कह लीजिए, या आप L1 L2 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिरर ग्लास प्लेट से मिरर M1 तक जाने में कितना टाइम लगा, L अपान डिस्टेंस अपान वेलोसिटी C माइनस V, ठीक है। ये कब है कि जब हमारी लाइट वेव जो है या EM वेव जो है मिरर M1 की तरफ जा रही है, मिरर M1 हो गया, ये हमारा वो हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हम फिर अब ये देखेंगे कि मिरर M1 से ग्लास प्लेट की ओर जब लाइट आ रही है तो वहां कितना टाइम लग रहा है। आप ध्यान से चीजें देखते चलिए, बहुत आसान है चीजें, ठीक है। अब यहां क्या है कि देखिए यू एक्स प्राइम इक्वल टू, फिर से हम अपनी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यू एक्स क्या है कि जो ये वेलोसिटी है ईथर के फ्रेम में, उसकी वेलोसिटी यू एक्स है, सी की वेलोसिटी यू एक्स है, यू एक्स मतलब सी, ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखिए कि जब जा रही थी तो डायरेक्शन इधर थी, हमने सी लिया है, लेकिन जब वापस आएगी तो हम माइनस सी लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसका चेंज हो गया है, बस मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो यहाँ यू एक्स की जगह हम माइनस सी लिखेंगे, ठीक है, हम यू एक्स की जगह माइनस सी, और माइनस बी हमारा वही है, ठीक है। ये यू एक्स प्राइम हो गया, ठीक है। ये यू एक्स प्राइम कब, जब जो है ये मिरर M1 से लाइट जो है हमारा इधर की तरफ आ रही है निकल के, ठीक, ओ की तरफ आ रही है, इससे ओ की तरफ आ रही है, ठीक, उस टाइम। अब उस टाइम तो अब T1B अगर हम इसको कह दें तो अब कितना टाइम लगा, T1B, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यू एक्स प्राइम इक्वल टू, माइनस आप कॉमन कर लीजिए तो बचा क्या, बचा हमारा C माइनस वी, C प्लस वी, ठीक है, C प्लस वी। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारी जो लाइट है, हमारी जो EM वेव है वो वापस की तरफ लौट रही है, ये माइनस जो है। तो T1B आप कैलकुलेट करिए तो क्या लिख सकते हैं, यल, डिस्टेंस तो वही रहनी है, डिस्टेंस तो घटनी बढ़नी नहीं है, तो यल अपान ये वेलोसिटी ये C प्लस वी। अब यहां हम माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो टाइम होता है अगर माइनस लिख देंगे तो ये टाइम निगेटिव हो जाएगा, और आपको पता है कि टाइम निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम ये माइनस नहीं रख रहे हैं। और माइनस कुछ है भी नहीं, ये केवल डायरेक्शन शो करने के लिए लगाया गया कि हमारी लाइट अब वापस लौट रही है, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमें अच्छे मिल गए, और हम इन दोनों रिजल्ट को अपना यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। हम इन दोनों रिजल्ट को अपना यहाँ लिख लेते हैं। T1A इक्वल टू हमें कितना मिला है, यल अपान C माइनस वी, ठीक है, यल अपान C माइनस बी, और हमें T1B कितना मिला है, T1B मिला है यल अपान C प्लस वी, ठीक है। अब आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं कि टोटल टाइम यहां से यहां तक जाने में फिर वापस लौटने में कितना समय लगा। T1 आप इक्वल टू लिख सकते हैं T1A प्लस T1B, ठीक है। और ये कितना होगा हमारा, ये हमारा होगा, अब हम इसको मिटा देते हैं, ये हमारा आप कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा हमारा T1। हमारा T1 हो जाएगा T1 इक्वल टू, अब यही देखिए, यल अपान C माइनस वी प्लस यल अपान C प्लस वी, ठीक है। ये दोनों जब आप ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यल को आप कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 अपान C माइनस वी प्लस 1 अपान C प्लस वी। आप चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर रहे हैं ताकि आपको कोई समझने में कोई आसानी दिक्कत ना हो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा C प्लस वी, ठीक, प्लस ये हो गया C माइनस वी अपान C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। अब V से V कैंसिल, अब T1 जो हो गया हमारा C 2C, तो 2LC हम लिख सकते हैं अपान C स्क्वायर माइनस, ये हमारा T1 आ गया। T1 क्या है कि लाइट को जो है EM वेव को जो है O से M1 तक, और M1 से फिर O तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, इतना टाइम T1 है। और इसको भी हम एक जगह अपना इस रिजल्ट को भी लिख लें, इसकी T1 इक्वल टू 2LC अपान C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, इतना।
अब हमें लाइट को O से M1 तक और M1 से फिर लौट के वापस O तक आने में कितना टाइम लगा वो हमें मिल गया T1 इक्वल टू इतना। ठीक है, अब हम अपना अगला काम हमारा जो है हम ये करेंगे कि O से मिरर M2 तक जाने में कितना टाइम लगा है और मिरर M2 से O तक आने में कितना टाइम लगा है, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, आइए हम काम करते हैं अपना आगे। ठीक है, तो फिर से हम अपना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है आपको। ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस वी। अब ध्यान दीजिए कि जब लाइट ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, मैं आपको यहां एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के दिखा दे रहा हूं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारा ये। ठीक, अब जब लाइट को y डायरेक्शन में जाना है, लाइट को पॉइंट O से मिरर M2 तक जाना है, तो इस समय ये y डायरेक्शन में चल रही है, तो लाइट का x कंपोनेंट जो होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे इस दिशा में कोई लाइट नहीं जा रही है, हम केवल आप इतने पार्ट को याद देखिए। अब इस दिशा में कोई भी लाइट नहीं जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी अर्थ के फ्रेम में जो y वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा वो 0 होगा, क्योंकि अभी हम अर्थ के फ्रेम में लाइट जो है y डायरेक्शन में चल रही है। आप समझ पा रहे हैं? इस समय हमारी लाइट जो है, हमारी लाइट O से मिरर M2 तक जा रही है और वो y डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमारी अर्थ के फ्रेम में जो हमारा x कंपोनेंट है, लाइट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, लाइट की वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 0 है, क्योंकि लाइट अभी y डायरेक्शन में जा रही है। तो लाइट का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट हमारा कुछ होगा और x कंपोनेंट 0 होगा, तो ये हो गया 0। तो 0 इक्वल टू ux माइनस वी। आप समझ पा रहे होंगे? तो ux हमारा क्या हो गया, ux बराबर v। ये इक्वेशन मिला हमको। अब ध्यान दीजिए, और हमको पता है uy प्राइम इक्वल टू uy। ठीक है, uy। अब ये क्या है कि y ही फिर y डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो y डायरेक्शन में जब हमारी लाइट जा रही है तो y कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट uy है, तो uy हम लिख सकते हैं uy इक्वल टू uy प्राइम। ठीक है, अब हमको ईथर फ्रेम में, यस फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी है, c निकालना है। तो जब हम ईथर वाले फ्रेम में, यस फ्रेम में इन x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तब हमको वेलोसिटी, पूरी की पूरी वेलोसिटी मिल जाएगी। और यहाँ z कंपोनेंट हमने बनाए ही नहीं, इसलिए हमने z कंपोनेंट लिखे ही नहीं। ठीक है, ये z कंपोनेंट आप भी लिखते तो भी z आता, हमने यहाँ बनाया नहीं इसलिए लिखेंगे नहीं। तो आपको क्या काम करना है, इसको स्क्वायर करके ऐड करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, ux स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, और ये हो गया uy स्क्वायर। ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया हमने और दोनों को ऐड किया, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस uy प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बना हमारा, ये क्या है, जो ईथर फ्रेम में, यस फ्रेम में वेलोसिटी है वो ये पूरा x कंपोनेंट उस वेलोसिटी का और उस वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो जो लाइट आ रही है वो ईथर फ्रेम में क्या है, c है। ठीक है, c का x कंपोनेंट है, c का ही y कंपोनेंट है, तो ये c स्क्वायर हो गया। ये c स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस uy प्राइम स्क्वायर। तो हमारा uy प्राइम क्या निकल के आएगा, हमारा uy प्राइम निकल के आएगा uy प्राइम इक्वल टू uy प्राइम स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। और अगर आपको सिर्फ ओनली uy चाहिए तो आप यहां से देखिए, आपको ओनली uy चाहिए, uy प्राइम चाहिए, आप तो स्क्वायर रूट दोनों को ले लीजिए। ठीक, तो ये आ गया अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि c को आप बाहर ले लीजिए, तो इसको आप लिख पाएंगे uy प्राइम इक्वल टू c अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। इतना uy प्राइम, इतना मतलब कि जो लाइट ऊपर जा रही है उसका y कंपोनेंट हमारा इतना है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब पॉइंट O से मिरर M2 तक जो लाइट जा रही है उसका कंपोनेंट y कंपोनेंट, हमारी इस लाइट का जो आ रही है उसका y कंपोनेंट इतना है। ठीक है, अब क्या हम काम करेंगे, हमको ये मिल गया, तो अब हम ये निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है। तो हम इसको बोल सकते हैं T2A जब जा रही है, T2A इक्वल टू कितना हो गया, इसको भी आप यल माने हैं तो यल अपान c अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ठीक है, इतना। ये कब, जब ये मिरर की तरफ लाइट जा रही है, जब ये मिरर की तरफ लाइट जा रही है, वो हो गया ये M2 मिरर हो गया। ठीक है,
अब दूसरा काम हमारा हमको ये करना है कि T2B कैलकुलेट करना है। T2B क्या है कि जब लाइट जो है मिरर M2 से रिफ्लेक्ट होके O की तरफ आ रही है तो तब कितना टाइम लगा, तब कितना टाइम लगेगा, उतना सेम ही टाइम लगेगा, क्योंकि लाइट तो वही है, कंपोनेंट चेंज होगा, कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, कंपोनेंट वही रहेगा, क्योंकि केवल यहाँ माइनस लग जाएगा, और माइनस हम टी के साथ लगाएंगे नहीं क्योंकि टाइम हमारा जो है निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ हम सी लिख सकते हैं, सेम टू सेम यही होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या T2 चाहिए हमें। ये कब है, ये जब मिरर M2 से हमारी लाइट नीचे की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही थी और ये जब नीचे की तरफ, वो की तरफ आ रही है, तो हमें T2 चाहिए। T2 कैसे मिलेगा, T2 मिलेगा T2A प्लस T2B, ठीक है, ये इससे मिलेगा। तो इससे कितना है, अब यहां देखिए हम ये और ये दोनों वेलोसिटी ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये L हम कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपान C अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 अपान C अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, इसको भी जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हमें T2 निकल के आएगा। यहाँ से देखिएगा, ये L लिखेंगे, हम C कॉमन कर ले रहे हैं, तो ये हो गया, ये देखिए बेस सेम है दोनों का, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपान अंडर रूट सी को हमने बाहर ले लिया है 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, ठीक। इसको आप लिख सकते हैं T2 इक्वल टू 2L अपान सी 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, इतना, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, और आप T1 क्या लिख सकते हैं, आप यहां से T1 लिखने की कोशिश कीजिए, आप यहां से T1 लिख सकते हैं। देखिए यहां से आप C को कॉमन, सी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, और तो C से एक C कट जाएगा, तो आएगा 2L अपान, या सी स्क्वायर से न्यूमरेटर में और सी स्क्वायर से डिनोमिनेटर में आप भाग लगा दीजिए, तो क्या हो गया 2L अपान सी बचेगा, और बचेगा क्या 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, कुछ ऐसा, इतना निकल के आएगा T1 से। आप यहाँ आप सी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भाग लगा दीजिए, तो इतना रिजल्ट निकल के आएगा। अब आप T1 और T2 को कंपेयर करिए, कौन बड़ा है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि T2 इज ग्रेटर देन T1, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो दोनों सेम है, और जो डिनोमिनेटर है इसमें दोनों क्वांटिटी का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, इसलिए T2 हमारा ग्रेटर देन T1 होगा, ठीक है। अब आप डेल्टा टी निकालिए, डेल्टा टी आप निकालिए, डेल्टा टी आप निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1, कितना डेल्टा टी में कितना चेंज हुआ, तो आप निकालेंगे तो यही क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी आपकी 2L अपान सी इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। ये 2L आप कॉमन ले लीजिए तो हमारा आएगा इतना, फिर माइनस 1 अपान 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इतनी निकल के आई, डेल्टा टी आ गया ये, ठीक है, डेल्टा टी। दोनों लाइटें जो है T1 और T2 अलग अलग टाइम है, तो इसका मतलब कि जो दोनों लाइटें, जो लाइट M1 से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है और जो लाइट M2 से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ रही है, दोनों को अलग अलग समय लग रहा है यहाँ तक पहुँचने में, इस टेलीस्कोप तक पहुंचने में अलग अलग समय लग रहा है, जिसमें डेल्टा टी डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतने का है, जिसकी वजह से, इस डिफरेंस की वजह से लाइट को पहुंचने में जो टाइम का डिफरेंस लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ फ्रिंज पैटर्न बनेंगे, फ्रिंज पैटर्न दिखाई देगा। फ्रिंज पैटर्न वो कैसे पैटर्न बनेंगे मैं आपको दिखाऊं, कुछ इस तरह के पैटर्न, फिर कहीं कहीं डार्क, कहीं कहीं ब्राइट, ठीक है, कहीं डार्क कहीं ब्राइट, कुछ इस तरह के फ्रिंज पैटर्न बनेंगे।
ठीक है। इस तरह के फ्रिंज पैटर्न बनेंगे। कैसा? पहले डार्क, फिर ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, इस तरह के फ्रिंज पैटर्न दिखाई देंगे और ये डेल्टा टी पे डिपेंड करेंगे। डेल्टा टी पे कैसे डिपेंड करेंगे मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा फ्रिंज पैटर्न है ये कितनी डिस्टेंस के बाद ब्राइट फ्रिंज आएगा, कितनी डिस्टेंस के बाद डार्क फ्रिंज आएगा, फिर कितनी विड्थ होगी, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, ये सारा कुछ डेल्टा टी पे डिपेंड करने वाला है। अब माइकलसन मोर्ले का जीनियस देखिए। उनका प्लान ये था कि जो इन्होंने ये अपना सेटअप किया था, ऑपरेटर सेटअप किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो पूरा किया था, उन्होंने एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे पूरा सेटअप किया था। पूरा रोटेटिंग प्लेटफॉर्म था जिसपे उन्होंने अपना पूरा सेटअप किया था ऑपरेटर्स। और प्लान ये था कि इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि पहले लाइट आएगी, यहाँ से टकराएगी, यहाँ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, मिरर M2 से टकरा के आएगी, तो यहाँ फ्रिंज पैटर्न बनेगा और उसको देखें। उसके बाद जो है इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाएगा। जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म था, जिस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने सेटअप किया था, वो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म मरकरी के पुल में फ्लोट कराया गया था ताकि हम एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको 90 डिग्री से ऐसे घुमा दें। अब देखिए 90 डिग्री से घुमाने के बाद क्या आएगा कि जो M1 है, आप ध्यान दीजिएगा, जो M1 मिरर है हमारा यहाँ चला आएगा और जो M2 मिरर है हमारा यहाँ चला आएगा। ठीक है, जो M1 मिरर है सीधा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 90 डिग्री से ऐसे घुमाने के बाद, और जो हमारा M2 मिरर है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तब वैल्यूज का आएंगी। आप देखिए तब वैल्यूज हमारी जो यही डेल्टा टी आएगा, उसको अगर हम डेल्टा टी स्टार लिखें वो ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पहले हम फिर से M2 को कैलकुलेट कर लेंगे जो यहाँ पे है, क्योंकि लाइट जब O से M1 डायरेक्शन में जा रही है तो हमारी X डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ मूव कर रही है उसके पैरेलल डायरेक्शन में ये है हमारा, और जिस डायरेक्शन हमारी अर्थ मूव कर रही है, जो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी v की जो दिशा है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है। तो जब इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बन जाएगा, और जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी वो पैरेलल डायरेक्शन बन जाएगी। तो पहले हम पैरेलल वाली लिखेंगे, तो मतलब M2 को लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम परपेंडिकुलर वालों की लिखेंगे, यानी M1 जब यहाँ चला आएगा तब हम इसको लिखेंगे। तब कितना आएगा? इक्वल टू इतना ही आने वाला है 2L/c। बस पहले ये वाली क्वांटिटी हम लिख देंगे। पहले T1 जो है T2 हो जाएगा और T2 जो है T1 हो जाएगा। पहले हम T1 को लिख देंगे तो यही क्वांटिटी उलट जाएगी। तो ये क्या लिख देंगे हम? 1/1 - v²/c²। ठीक है, माइनस उतना ही आने वाला है 1 - v²/c²। ठीक ठीक। अब आप यहां से डेल्टा टी में कितना चेंज हुआ आप यहां से लिख सकते हैं। डेल्टा टी माइनस डेल्टा टी स्टार से डेल्टा टी में कितना चेंज हुआ, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी स्टार बनने में कितनी चेंजिंग हुई, तो ये इसी का 2 टाइम आएगा, क्योंकि जब ये आप करेंगे तो यहाँ से निगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ठीक इसे यही तरह की क्वांटिटी आएगी, तो उसको फिर से निगेटिव करेंगे तो वो दोनों क्वांटिटीज ऐड हो जाएंगी। तो आप लिख सकते हैं 2 × 2 टाइम आएगी। आप करके देख लीजिए, मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके रखी है। तो यहाँ से यह हो जाएगा 1 - √1 - v²/c² माइनस 1/1 - v²/c²। ठीक है, ये वैल्यू ठीक 2 टाइम। अब क्या कि ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। ठीक, डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। और क्या होना था कि माइकलसन की जो योजना थी कि जो 90 डिग्री रोटेशन करने के बाद ये सारी वैल्यू डेल्टा टी कैलकुलेट करने के बाद जब हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो M1 यहाँ जाएगा, M2 यहाँ जाएगा, फिर से हम वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो हमें डेल्टा टी स्टार मिलेगा इतना। और इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो इस फ्रिंज पैटर्न से पता चलेगा। जब 90 डिग्री रोटेशन किया जाएगा फिर से वो सारी गणनाएं, वो सारे कैलकुलेशंस किए जाएंगे, तो ये होगा कि ये जो फ्रिंज पैटर्न है इसमें शिफ्टिंग होगी, ये खिसकेगा एक डायरेक्शन में, ये यहाँ है यहाँ खिसकेगा। इसमें एक खास तरह का क्रॉस वायर होता है इस टेलीस्कोप में, तो ये ऐसे लगा होता है, आप देखे होंगे लेबोरेटरी में। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट है, इस पॉइंट को आप इधर उधर ले जाके देख सकते हैं कि कहाँ क्या कैसा है, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये जब ये सारा कैलकुलेशन किया जाएगा, ये सारी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तो इसमें शिफ्टिंग होनी चाहिए।
ये शिफ्ट होगा, क्योंकि टाइम डिफरेंस तो अलग अलग है। जो यहाँ से लाइट को यहाँ से आने में ये यहाँ तक अलग टाइम लग रहा है, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आने में अलग टाइम लग रहा है। इसकी वजह से ये फ्रिंज पैटर्न बना है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा टी पे। और डेल्टा टी में अगर तनिक भी परिवर्तन हुआ तो इस फ्रिंज पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होगा एक डायरेक्शन में। और कितना शिफ्ट होगा, जितना शिफ्ट होगा उससे आपका डेल्टा टी पता चल जाएगा। तनिक भी शिफ्ट होगा तो उससे आपको डेल्टा टी पता चल जाएगा। आप इस क्वांटिटी को ध्यान दीजिए कि डेल्टा टी अगर पता चल गया तो आप इस क्वांटिटी को ध्यान दीजिए कि इसमें यल पता है आपको, सी पता है आपको, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहां से आप वी निकाल पाएंगे। और v क्या है, जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हमारी अर्थ जो है ईथर के फ्रेम में मूव कर रही है, वही हमारा v है। तो माइकलसन की यही योजना थी कि हमें ईथर के फ्रेम में v निकालना है। तो इस फ्रिंज पैटर्न में कितना शिफ्ट हुआ उसकी वजह से हम डेल्टा टी निकाल पाएंगे, और डेल्टा टी जब निकालेंगे तो यल पता है, सी पता है, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। तो जब हमें v की वैल्यू पता चल गई, अब हम ईथर के फ्रेम तक पहुंच सकते हैं कि ईथर हमारी अर्थ की अपेक्षा किस वेलोसिटी से चल रहा है। हालांकि वो रेस्ट फ्रेम है, ऐसा कल्पना किया गया, ऐसा हाइपोथेसिस किया गया कि ईथर जो है वो एक रेस्ट फ्रेम है, जिस फ्रेम में हमारी अर्थ चल रही है, मैक्सवेल्स इक्वेशन सही है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट सी होती है। तो ये सारा चीज, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये सारा कैलकुलेशंस किया गया, डेल्टा टी निकाला गया, फिर 90 डिग्री रोटेट करके डेल्टा टी प्राइम डेल्टा टी स्टार निकाला गया, फिर इन दोनों का भी डिफरेंस निकाला गया, तो देखा गया फ्रिंज पैटर्न में बिल्कुल भी शिफ्टिंग नहीं हुई, ये तनिक भी खिसका नहीं, जैसा था वैसा ही रह गया। अब क्या, तो जैसा ही ऐसा रह गया, तो मतलब आप कह सकते हैं कि माइकलसन मोर्ले का जो पूरा किया धरा था वो बर्बाद हो गया। इट मींस माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इसी को कहते हैं नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, या निगेटिव रिजल्ट, नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले, या निगेटिव रिजल्ट। ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये जो योजना थी कि डेल्टा टी में शिफ्टिंग होती और जिससे हम डेल्टा टी निकाल पाते, फिर यल सी हमें पता है तो हम v की वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते, लेकिन जब इसमें शिफ्टिंग ही नहीं हुई तो हम आगे का काम क्यों करें। तो इसमें शिफ्टिंग नहीं हुई तो माइकलसन नल रिजल्ट इसी को कहते हैं। तो सारा प्लान उनका चौपट हो गया, सारा प्लान जो है उनका फेल हो गया। तो यहां से जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फेल हो गया, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, नल रिजल्ट हमें मिला, कोई रिजल्ट मिला नहीं, तो तब यहां से आइंस्टीन की परिकल्पना शुरू हुई, और तब वहां से जन्म ली हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ। स्पेशल अब यहां से हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ। यहां से आइंस्टीन ने बताया कि क्या बताया आइंस्टीन ने, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हमारी c, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है c, वो सभी फ्रेम्स में इक्वल है, सभी फ्रेम्स में इक्वल है। कहने का मतलब अर्थ में भी सेम है और हमारे ईथर के फ्रेम में है जो है वो भी c है, क्योंकि हमें खोजना यही था कि एक फ्रेम में c हो सकती है, दूसरे फ्रेम में c माइनस v होना पड़ेगा। लेकिन अब जब माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नल आ गया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तब यहां से यह पता चला कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है c है, वो सभी फ्रेम्स में c है, किसी भी फ्रेम में c माइनस वी नहीं होती, c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होती, अंडर रूट c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर नहीं होती, अंडर रूट 1 अपान वी स्क्वायर अपान c स्क्वायर, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर फ्रेम में केवल c होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप सोचिए अगर ये सही हो गया होता, अगर इसमें शिफ्टिंग हो गई होती, तो डेल्टा टी पता चल जाता, हमारी v वेलोसिटी पता चल जाती ईथर के फ्रेम में, तब ये जो काल्पनिक फ्रेम है, ईथर फ्रेम है, उस तक हम पहुंच जाते, तब वो काल्पनिक नहीं रहता, तब वो एब्सोल्यूट फ्रेम जो हम मान रहे हैं कि यही एक इनर्शियल फ्रेम है, यही एक एब्सोल्यूट फ्रेम है और सारे लॉज जो है इसी में सही हो रहे हैं, तो ये बात सही हो जाती। तो हमें जो है अपनी रिलेटिविटी बेस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हाथ धोना पड़ता। क्यों? क्योंकि तब जब ये एब्सोल्यूट फ्रेम ये बन जाता ईथर फ्रेम हमारा, तो हमारा इनर्शियल फ्रेम, एक इनर्शियल फ्रेम की अपेक्षा एक समान रूप से चलने वाले सारे इनर्शियल
सारे फ्रेम्स जो है इनर्शियल होते हैं, ये बात गलत साबित हो जाती। और प्रकृति के लॉज जो है, प्रकृति के नियम सभी फ्रेम्स में एक समान होते हैं, वो बात भी गलत हो जाती, क्योंकि अब सारी लॉज जो है, सारे नियम, सारे रूल इस एब्सोल्यूट फ्रेम में सही होने वाले थे। जब इसमें शिफ्टिंग होती, जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट सफल होता, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी से हाथ धोना पड़ता, क्योंकि तब हमें ईथर फ्रेम को मानना ही पड़ता, और वो कहाँ है, कैसे हम उस तक पहुँचे, ये आसानी से हमें पता चल जाता। लेकिन ये माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो नर रिजल्ट आया, इससे ही स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जन्म हुआ। उसके दो पोस्टुलेट, एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी की प्रकृति के नियम सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक जैसे होते हैं, और दूसरा पोस्टुलेट जो यहाँ से लिया गया कि सभी इनर्शियल फ्रेम्स में, अब ये आज की डेट में ये सब कुछ नहीं है, ईथर फ्रेम नहीं है एब्सोल्यूट। अब वही फ्रेम हमारे पास है जो हम अपने आस-पास देखते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यही सारे फ्रेम हैं कि क्योंकि हमारे पास एक रेस्ट फ्रेम है, उसकी अपेक्षा अगर हमारे पास एक रेस्ट इनर्शियल फ्रेम है, उसकी अपेक्षा वी वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने वाला फ्रेम इनर्शियल होता है। आज की डेट में ये बात सही है, ये सारा कुछ नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन सब खत्म हो चुका है, ये सारी चीज़ें अब नहीं मानी जाती। अब हमारी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी मानी जाने लगी। अब हमें हर फ्रेम में लाइट की वेलोसिटी c रखनी है, हमें उसकी वजह से। लेकिन अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या, न्यूटन्स लॉ का क्या, जिनसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बने थे, जिसमें वो सारे इक्वेशन सही आए थे। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, करेक्शंस करने पड़ेंगे, तो हम करेक्शंस करेंगे। लेकिन आइंस्टीन ने बताया, ये मान लो आप कि सभी फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट c होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ऐसा दिख रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से ऐसा पता चल रहा है कि सभी फ्रेम्स में स्पीड ऑफ लाइट c होती है, c के अलावा कुछ नहीं होती, c माइनस v नहीं होती, c² माइनस v², ऐसा कुछ भी नहीं होती। ये मान लो अब आप कि हर फ्रेम्स में जो है लाइट की वेलोसिटी सभी फ्रेम्स में एक समान होती है, सभी इनर्शियल फ्रेम्स में एक समान होती है, चाहे वो चल रहा हो, चाहे मूविंग फ्रेम हो, चाहे रेस्ट फ्रेम हो। तो यहाँ से हम अब अपनी अगली क्लास में ये स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे और इसके पोस्टुलेट्स जानेंगे। मैं आपको पोस्टुलेट बता देता हूँ कि पहला पोस्टुलेट कि प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर इज इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। सभी इनर्शियल फ्रेम में प्रकृति के नियम एक समान होते हैं, और सभी फ्रेम्स में, सभी इनर्शियल फ्रेम में, चाहे वो मूविंग हो, चाहे वो रेस्ट हो, उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है c जो है वो इक्वल रहती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।